নমস্কার, সকলের সাথে সমাজের মাঝে এপি অকপট আছি। প্রসঙ্গ বন্দে মাতরম, দেশ মাতার বন্দনা। আজ থেকে 150 বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারই 150 বছরের পূর্তি চলছে বন্দে মাতরমে। সেই বন্দে মাতরম প্রসঙ্গেই পার্লামেন্টে কে কতটা দেশমাতার প্রতি বন্দিত প্রাণ, তারই আলোচনা। এদিকে আবার আমরা সকলেই জানি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জনগণ মন অধিনায়কও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, তার লেখা অন্য গানও অন্য দেশের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরএসএস বিজেপি তাদের বক্তব্য কী, ভূমিকা কী, তারা কি বলছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র নেতাদের বিশ্লেষণ কী, সবই কম রকম বেশি দেখি। আজকে পার্লামেন্টের অন্দরে যে বিষয়গুলো, যে বক্তব্য উঠে আসলো, সেটা আমরা পুরোটাই আপনাদের সামনে দেখাবো। দেখতে থাকুন সকলের সাথে সমাজের মাঝে এপি অকপট আছে। আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার 75 বছর পার হয়েছে। এই স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আনতে বহু বিপ্লবীর আত্মবলিদান হয়েছে। নমস্কার, সকলের সাথে সমাজের মাঝে এপি অকপট আছে। আজকে যে বিষয়টা উপস্থাপন করব, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস এর অবদান। আজকে সবচেয়ে বেশি দেশভক্তির কথা বলেন বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা আগে ছিলেন জনসংঘ, যারা আরএসএস এর গহ্বর থেকেই জন্ম নিয়ে বা আরএসএস নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না যে আরএসএস তাদের সদর দপ্তরে জাতীয় পতাকা, তেরঙ্গা খচিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতো না বা করে না। এটা শুনে অবাক হলো, যারা সবচেয়ে বেশি দেশভক্তির কথা বলে। একাধিকবার কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি তারা বারবার বলেছে আরএসএস এর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো অবদান নেই, বরং তারা ব্রিটিশদের দালালি করেছে। আজকে খোদ ভারতবর্ষের প্রধান জায়গা আইনসভা, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একজন পার্লামেন্টের সদস্য সঞ্জয় বাবু যে কথা তুলে ধরলেন, পুরো আরএসএস পন্থী বিজেপির যারা সাংসদ তারা উপস্থিত ছিলেন, তারা চুপ, একজন কোনো প্রোটেস্ট করেননি। কি সেই কথা, পুরোটা आपने देखो। देखिए, ऐसा बात यही है, हमारा भारत का जो फ्रीडम, स्वाधीनता के लिए जो संग्राम किए थे उन लोगों के लिए आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ क्या किया। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ सुना था, लेकिन खुद आज पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट का मेंबर ऐसे बोला संजय बाबू ने, वहां पे जितना बीजेपी का एमपी था कोई कुछ नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? ऐसे सच है क्या? यही आरएसएस का हिस्ट्री है। आइए देखते रहिए पार्लियामेंट के अंदर एमपी ने क्या बोला, यही दिखा रहा हूं आपको। समाज में सबके साथ एपी अकपट, देखते रहिए एपी अकपट। चर्चा हुई हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ, तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। ये इतिहास, ये हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे
जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। और मैं आपको बताता हूं सर, ये है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र। इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए, रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए, किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है? What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment? आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Jan Man? Unnecessary it will get provoked. It can be made an item of entertainment. Please continue. ये लिखा संजय जी, unnecessarily provoke. Continue. अच्छा सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया कभी। आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए कि शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद followed this and told Governor Herbert
The administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। ये आपको आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ, इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, ये देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। অর্শ রোগের ধন্বন্তরী চিকিৎসা। আজই আসুন RM চোখ অ্যান্ড আয়ুর হেলথ কেয়ার। সম্পূর্ণ সুচিকিৎসার জন্য আজই আসুন। নমস্কার, সকলের সাথে সমাজের মাঝে